हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? दिन हम लोगों ने मेटालर्जी कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली। तो हेडिंग दीजिए नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली। तो देखिए नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। जहां तक इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p3, इसका 3s2 3p3, इसका 4s2 4p3, 5s2 5p3 और बिस्मथ का 6s2 6p3। अच्छा, नीचे एक और होता है मास्कोबियम Mc, जिसका कि एटॉमिक नंबर 115 होता है। नाम उसका मास्कोबियम है। और अगर हम लोग इसका IUPAC नोमेनक्लेचर से नाम लिखना चाहें तो अनपेंटियम। आप लोगों को पता होगा, ये सब हम लोग पहले पढ़े हैं। ये रेडियो एक्टिव है, इसलिए इसका डिस्कशन हम लोग नहीं करते हैं। क्लियर? तो इसका अगर हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो Ig इनर्ट गैस हम लोग आगे लिख सकते हैं सब में NH2 NP3। ठीक है, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटल है, नॉन मेटल। आर्सेनिक एंड एंटीमनी को मेटालॉइड की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं, मेटालॉइड। एंड बिस्मथ इज मेटल। तो पहला दो नॉन मेटल है, आर्सेनिक एंटीमनी मेटालॉइड है और बिस्मथ मेटल है। जहां तक इसके फॉर्म की बात करें तो नाइट्रोजन एलिमेंटल फॉर्म की बात करें N2 के फॉर्म में पाया जाता है, जो कि गैसियस स्टेट में होता है। आप लोगों को पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में ऑलमोस्ट 78% के करीब नाइट्रोजन है। ठीक है। फास्फोरस का एलिमेंटल फॉर्म P4 होता है। और उसके बाद आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इन सभी का नेटवर्क सॉलिड होता है, यानी कि मेटालिक बॉन्ड टाइप का नेटवर्क सॉलिड होता है। एलिमेंटल फॉर्म में ये नेटवर्क सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं। दूसरी बात, एक्सेप्ट नाइट्रोजन, इन सभी के एलोट्रॉप्स होंगे। तो नाइट्रोजन को छोड़कर फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ सभी के एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं, जिसमें से फास्फोरस का एलोट्रॉप्स हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, ये सब हम लोग फास्फोरस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजन every elements have allotropes। ठीक है, तो ये तो हो गया परिचय, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स से परिचय। केमिकल बॉन्डिंग में भी ऐसे बहुत सारी चीजें आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन आज हम लोग उसको भी धीरे धीरे डिस्कशन करते चलेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का। तो अगला है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो हेडिंग दीजिए
फिजिकल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हुआ? आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन हुए? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं, इस ग्रुप एलिमेंट का किस तरीके से वैरी करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग साइज का। साइज जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है वैसे वैसे साइज बढ़ता है। आप लोग एकदम शुरुआती में पढ़े होंगे इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा, और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा इसलिए साइज बढ़ेगा। तो साइज की अगर हम लोग बात करें तो सबसे छोटा साइज नाइट्रोजन का होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं इसमें। उसके बाद फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी और फिर बिस्मथ। ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोगों ने पढ़ा था, आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यानी कि रेडियस बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी। ठीक है। तो ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है, यानी कि सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा? नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, आर्सेनिक का, एंटीमनी का, उसके बाद बिस्मथ का। ऐसे भी ग्रुप 15 फैमिली में इसका कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड है, तो देखिए इसका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है ना। खैर ये सब डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? रेडियस पे डिपेंड करता है। रेडियस ज्यादा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम, और रेडियस कम तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। तो यहीं पे देख लीजिए साइज सबसे छोटा इसका है, तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन का होगा। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो अगर हम लोग बात करें इसका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, इन तीनों का आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना है। तो अगर साइज से हम लोग जाएंगे तो सबसे छोटा साइज ऑक्सीजन का है, तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन का होना चाहिए, उसके बाद नाइट्रोजन का, उसके बाद कार्बन का। लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का और कार्बन का, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये साइज पे डिपेंड पूरी तरीके से नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि नाइट्रोजन का बीच में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब होता है उस केस में अपने नेक्स्ट एलिमेंट के आयोनाइजेशन एनर्जी से उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाता है। तो इसमें क्या होगा ऑर्डर? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, ये होगा आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर इस केस में। ठीक है। थर्ड बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी फंक्शन है रेडियस का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अगर रेडियस घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन का होगा, सबसे कम रेडियस है, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी, उसके बाद बिस्मथ। अच्छा, यहाँ कंफ्यूजन कर रहा है तो इसको हटा लीजिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू का बात करते हैं तो इसका 3 है, इसका 2.1 है, इसका 2 है। अच्छा, ये दोनों का बराबर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका 1.9 है और इसका भी 1.9 है। तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद हम लोग फोर्थ की बात करते हैं, डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी, तो डेंसिटी ऊपर से नीचे आने पे डेंसिटी इंक्रीज होगा। डेंसिटी इंक्रीज होगा, किसी प्रकार का कोई एक्सेप्शन नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? चेन बनाने की प्रॉपर्टी। तो चेन बनाने की प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है
फास्फोरस का, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में लंबा लंबा साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है, ये बड़ा बड़ा फास्फोरस का। उसके बाद नाइट्रोजन का थोड़ा सा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इसका तो कोई कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता ही नहीं, ऑलमोस्ट जीरो होता है। ठीक है, देखिए फास्फोरस के बारे में बात करेंगे तो फास्फोरस साइक्लिक रिंग बड़ा बड़ा बनाता है। नाइट्रोजन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी भी बहुत कम इसलिए है क्योंकि इसका साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है, जिसके कारण ये इफेक्टिवली पी पाई बॉन्डिंग करता है। एन सिंगल बॉन्ड एन एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों? ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन, सिंगल बॉन्ड में ये एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसके कारण इसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी बहुत कम होती है। हाँ, कुछ कैटेनेशन प्रॉपर्टी 3 तक इसका देखा गया है। जैसे एग्जांपल का अगर हम लोग बात करेंगे तो हाइड्रोजोइक एसिड, जहां पे नाइट्रोजन थोड़ा सा कैटेनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजोइक एसिड की बात करें हम लोग, हाइड्रोजोइक एसिड HN3, यह है हाइड्रोजोइक एसिड। इसका अगर स्ट्रक्चर का बात करें तो N3- एजाइड आयन है। N3- का स्ट्रक्चर होता है N प्लस डबल बॉन्ड N, इधर भी माइनस, इधर H जोड़ दीजिए, माइनस है, इसका मतलब 2 लोन पेयर है। देख लीजिए, चार्ज कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग, फॉर्मल चार्ज। तो देखिए तो नाइट्रोजन के पास कितना है, 2, 2 4, 2 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसका वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 5 - 6, तो फॉर्मल चार्ज कितना हुआ, -1। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना नहीं सीख रहे हैं, हम लोग पहले ही सब सीख चुके हैं। तो यहाँ पे 3 नाइट्रोजन तक कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो हो रहा है। तो देखिए, तो हम लोग कह सकते हैं नाइट्रोजन शो कैटेनेशन प्रॉपर्टी अप टू 3 नाइट्रोजन शो कैटेनेशन प्रॉपर्टी अप टू 3 नाइट्रोजन लिख सकते हैं। 3 नाइट्रोजन तक एक कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो कर सकता है, फास्फोरस का उससे ज्यादा है। तो ये सब इसके कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी थे। मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, अभी और बचा हुआ है 6। मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट में आपको पता है कि नाइट्रोजन तो गैसियस स्टेट में पाया जाता है, तो नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस का होगा, नॉन मेटल है। उसके बाद आर्सेनिक का, अच्छा इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट हल्का सा डिक्रीज होता है, बिस्मथ। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। यहां से यहां तक आपका बढ़ता है आर्सेनिक तक, और उसके बाद आर्सेनिक से थोड़ा सा एंटीमनी और बिस्मथ का डिक्रीज होता है। ऐसे अगर ये नाइट्रोजन है, ये फास्फोरस है, ये आर्सेनिक है, इस तरीके का ग्राफ दिखा सकते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट के लिए। ठीक है, अगर ग्राफ की बात करें तो पहले बढ़ा और फिर घट गया। उसके बाद 7 हम लोग बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट का भी सेम ही ऑर्डर है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी तक ये बढ़ता है, सेम नहीं है। और बिस्मथ में थोड़ा सा 10-15 डिग्री से कम जाता है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसे आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी सब तो यूजुअल ऑर्डर थे जो आपको याद रहेंगे। कैटेनेशन प्रॉपर्टी, ये भी पूछ सकता है कि नाइट्रोजन कैटेनेशन प्रॉपर्टी किस एलिमेंट में शो करता है, और 4 नीचे किस कंपाउंड में शो करता है, और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा। आपको याद रखना है हाइड्रोजोइक एसिड में नाइट्रोजन कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है अप टू 3 नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये था हमारा फिजिकल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। सेकेंड बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का।
ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट टॉपिक दीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, इस ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से लेके +5 तक बिलोंग्स करेगा, जिसमें से कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ध्यान दीजिए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -3, +3 और +5। ठीक है, जैसे हम लोग नाइट्रोजन की बात करते हैं, ऐसा नहीं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही तीनों पाया जाएगा। जैसे नाइट्रोजन की बात करें हम लोग, तो नाइट्रोजन +1 में भी पाया जाता है, +2 में भी, +3 तो दिखा ही रहा है, +4 में भी, +3 भी लिख दीजिए, +3 में भी, +4 में भी, +5 में भी, -3 में भी। ठीक है ना, तो एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड के लिए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ए है, लेकिन ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट में भी पाया जाता है। जैसे अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करें तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में N2O पाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं नाइट्रस एसिड, नाइट्रस ऑक्साइड सॉरी। +2 में NO पाया जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। +3 की बात कर दीजिए तो N2O3 पाया जाता है, NO2 पाया जाता है +4 में। +5 की बात कर दें तो N2O5 पाया जाता है। अगर हम लोग -3 की बात करें तो अमोनिया -3 पाया जाता है। ठीक है ना, HN3, तो इसमें क्या हो जाएगा +1 तो -1Y3, -1Y ऑक्सीडेशन, -1Y3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी पाया जाता है नाइट्रोजन। ठीक है ना, तो एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। उसी प्रकार फास्फोरस +1 में भी पाया जाता है, +4 में भी पाया जाता है। जैसे +1 की बात करते हैं, H3PO2, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसका -3, +3, +5 होता है। इसके अलावे भी ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। दूसरी बात, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में सारे के सारे एलिमेंट पाए जाएंगे, जितने भी एलिमेंट है। तो यहाँ पे पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, ऑल एलिमेंट्स फाउंड इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं वैसे वैसे -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में वाले कंपाउंड का मिलना रेयर होते जाता है। जैसे बिस्मथ के केस में बहुत रेयरली हमको -3 का कंपाउंड मिलता है, लेकिन मिलता है। जैसे कि बात करते हैं आगे, ऑल एलिमेंट्स फाउंड इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड के मिलने की टेंडेंसी घटते जाती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अच्छा, ऐसे लिखो, फ्रॉम डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, फ्रॉम डाउन द ग्रुप -3 ऑक्सीडेशन स्टेट टेंडेंसी डिक्रीजेज। डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में नीचे जाते जाते हैं, वैसे वैसे -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत कम कंपाउंड पाए जाते हैं। जैसे बिस्मथ के केस में रेयरली बिस्मथ -3 में पाया जाएगा। जैसे अगर हम लोग बिस्मथ का बात भी करें तो एक आधा हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के साथ बिस्मथ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। जैसे Mg3Bi2 की बात करते हैं, तो इस केस में ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है मैग्नीशियम, तो ये +6 हो जाएगा, तो -3। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड का मिलना कमते जाएगा और नीचे जाते जाते रेयर हो जाएगा। क्लियर है, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम लोग जाते हैं, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी
डिक्रीजेज, एरो पॉइंटिंग डाउन साइड का मतलब है डिक्रीजेज, एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट टेंडेंसी स्टेबिलिटी लिटी इंक्रीजेज। हम लोग इसको इनर्ट पेयर में पढ़े थे, क्या कारण है इसका? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब हम लोग इनर्ट पेयर यहां नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इसको पहले पढ़ चुके हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट होने के कारण देखिए इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2NP3। जैसे जैसे हैवियर मेटल की ओर यानी कि डाउन द ग्रुप जाते हैं, वैसे वैसे NH2 से पहले NH2 पे बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस का, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ F इलेक्ट्रॉन, और A अनपेयर्ड ही नहीं हो पाता है, जिसके कारण टेंडेंसी +3 की ओर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की ज्यादा हो जाती है। इनर्ट पेयर इफेक्ट में हम लोग इसका बात किए हैं, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें और बोले कि बिस्मथ आर्सेनिक +5, Hb+5, बिस्मथ +5 में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? तो अभी हमने पढ़ा कि जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसका मतलब सबसे कम स्टेबल हो जाएगा हमारा बिस्मथ +5, उसके बाद Hb+5, उसके बाद आर्सेनिक +5 सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। लेकिन अगर ये पूछे कि आर्सेनिक +3, Hb+3 और बिस्मथ +3 में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल, बिस्मथ +3 में सबसे ज्यादा कौन स्टेबल है? तो जैसे जैसे नीचे हम लोग आए वैसे वैसे +5 की स्टेबिलिटी घटते गई और +3 की स्टेबिलिटी बढ़ते गई। तो सबसे नीचे में बिस्मथ है तो सबसे ज्यादा स्टेबल +3 हो जाएगा। इसी बेस पे हम लोग कह सकते हैं बिस्मथ +5 इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान दीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों? क्योंकि बिस्मथ +5 की स्टेबिलिटी लो है, सबसे नीचे है और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो सब लो है। तो ये हमेशा बिस्मथ +3 में जाना चाहेगा। तो देखिए क्या हुआ, खुद रिड्यूस हो गया है, तो इसका मतलब किसी और को ये ऑक्सीडाइज करेगा, किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी कि ये वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। दूसरी बात, चूंकि बिस्मथ +5 बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, इसके कारण अगर हम इसके हाइलाइट की बात करें तो BiF5 ही एग्जिस्ट करता है, बाकी हमारा BiCl3, BiBr5 सॉरी 3 नहीं 5 और BiI5 ये तीनों एग्जिस्ट नहीं करता है। ए तो +5 में इसलिए एग्जिस्ट कर जाता है क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और छोटा छोटा है, जिसके कारण BiF5 बनता है। लेकिन ये सब नहीं बन पाता है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और साथ में एटम का साइज भी बड़ा बड़ा है, ठीक है ना। कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण BiCl5, BiBr5, BiI5 एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है? तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट था। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ H2। देखो, जब हम लोग ग्रुप 15 के एलिमेंट का H2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो EH3 बनाएगा, सारा का सारा एलिमेंट EH3 बनाएगा। इसका मतलब है कि NH3 बनेगा, PH3 भी बनेगा, ASH3 भी बनेगा,
SbH3 भी बनेगा और BiH3 भी बनेगा। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में समझो। यहां पर देखो, अगर हम इसकी बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं, बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं, बॉन्ड एनर्जी की, तो यहां पर नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा है, इसलिए इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा। तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? NH3 का हो जाएगा, उसके बाद PH3 का हो जाएगा, उसके बाद ASH3 का हो जाएगा, SbH3 का हो जाएगा, फिर BiH3 का हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी लिख सकते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अच्छा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसका ज्यादा है, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ NH का सबसे कम होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बॉन्ड एनर्जी जिसका ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, क्लियर है? तो बॉन्ड लेंथ का अगर ऑर्डर किया जाए तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका और फिर इसका। अगर चाहिए तो बॉन्ड लेंथ भी यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब देखिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब हुआ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा NH3 का है, और हम लोग जानते हैं कि कोवैलेंट कंपाउंड में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर ज्यादा होता है तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है, ठीक है ना? बस आपको सोचना है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कोवैलेंट कंपाउंड में सबसे ज्यादा NH का है, तो सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होगी? NH3 की होगी। तो थर्मल स्टेबिलिटी T.S लिख रहा हूं मैं, थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? NH3 की होगी, उसके बाद PH3 की होगी, उसके बाद ASH3 की होगी, उसके बाद SbH3 का होगा, उसके बाद BiH3 का होगा या नहीं होगा? ठीक है, अब थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो सोचो अगर हमसे बात करें एसिडिक कैरेक्टर का, एसिडिक कैरेक्टर का, तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, इसका मतलब है कि आसानी से हाइड्रोजन नहीं दे पाएगा, जबकि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, तो ये आसानी से हाइड्रोजन प्लस दे पाएगा। तो अगर हम लोग एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर बिस्मथ का होगा। अगर एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा BiH3 का होगा और सबसे कम NH3 का होगा। लिख लीजिए भाई, PH3, ASH3, SbH3 और BiH3। ठीक है, तो ये एसिडिक कैरेक्टर का बात हो गया। यहीं पे हम लोग बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का। सोचो अगर नाइट्रोजन का कोई अलग सा बिहेवियर नहीं होता, नाइट्रोजन का कोई अलग सा बिहेवियर नहीं होता, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वंडर वाल फोर्सेस पे डिपेंड करता। दो मॉलिक्यूल के बीच जितना बड़ा साइज होता है, साइज बढ़ता है तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? बढ़ता है। इसके कारण जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे तो सभी हाइड्राइड्स में सबसे बड़ा साइज इस हाइड्राइड का है, तो इसके बीच का वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो सबसे ज्यादा उसका होना चाहिए था, ठीक है ना? लेकिन अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट में इसका डेटा अभी तक अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसका बात नहीं करेंगे, यहाँ से बात करेंगे। तो अगर हम आइडियल कंडीशन में मेल्टिंग पॉइंट लिखना चाहते तो क्या होता? सबसे ज्यादा होता मेल्टिंग पॉइंट SbH3 का, उसके बाद होता ASH3 का, उसके बाद होता PH3 का, और सबसे कम होता NH3 का। लेकिन आपको पता है कि अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट इन सभी से ज्यादा हो जाता है और इस तरीके से हो जाता है। इसका सबसे ज्यादा क्यों हो गया? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, क्लियर है?
तो ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर इस तरीके से याद रखिएगा तो याद रहेगा कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता अमोनिया, देन क्या होता मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, ये होता सबसे कम हो जाता अमोनिया का, सबसे भारी मॉलिक्यूल जो है उसका सबसे ज्यादा होता, ठीक है, और सबसे लाइट मॉलिक्यूल है NH3 तो सबसे कम होता, लेकिन चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। अगेन आइडियल कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता, आइडियल कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बिस्मथ का होना चाहिए था, BiH3 का, उसके बाद SbH3 का, उसके बाद AsH3 का, उसके बाद PH3 का, उसके बाद अमोनिया का, फॉस्फीन के बाद अमोनिया का, ये होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट भी डिपेंड करता है वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता। लेकिन चूंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है इसके कारण थोड़ा सा ऑर्डर अलग हो जाता है, ये यहाँ पे बीच में आ जाएगा, ध्यान दीजिए। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, BiH3 सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, SbH3, उसके बाद NH3 का होता है। सबसे ज्यादा तो नहीं हो पाता है लेकिन हाँ दो को बीट कर देता है, उसके बाद फिर AsH3 और उसके बाद फिर PH3 का, ठीक है। तो ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया, क्लियर है, याद रहेगा, ठीक है, लिखिए इसे। तो ये सब ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा और बिल्कुल कंसेप्चुअली कीजिए बात चीजों को, ऐसा नहीं कि सब कुछ रटना है। देखिए मैं जितना भी बात किया सब में कुछ ना कुछ लॉजिक था, जहां पे लॉजिक नहीं लगा वहां पर भी पहले लॉजिक लगाया, उसके बाद एनॉमलस बिहेवियर यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वो लॉजिक फेल हुआ तो कितना आगे आया, इसको बस याद रख लीजिए, ठीक है। तो तरीका होता है अपना भी कोई तरीका, अगर इससे आसान डेवलप कर सकते हैं याद रखने का तो अच्छी बात है, ठीक। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज में अगला बात हम लोग करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग बॉन्ड एंगल का बात कर लें। बॉन्ड एंगल का बात कर लेते हैं। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल में सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल NH3 में होगा, उसके बाद PH3, उसके बाद BiH3। देखिए इसमें तो NH3 का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो NH3 में लोन पेयर sp3 में है, थोड़ी लोन पेयर यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। NH3 के केस में हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 109 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन चूंकि एक लोन पेयर है तो थोड़ा सा बॉन्ड कम होके 107.5 या 6 डिग्री सेल्सियस 6 डिग्री हो गया, इतना डिग्री हो गया। तो NH3 का बॉन्ड एंगल कितना होता है 107.6 या 5 डिग्री ही याद रखिए, इतना डिग्री, ठीक है। लेकिन आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में ड्रैगो रूल पढ़े होंगे, ड्रैगो रूल, ड्रैगो रूल के अकॉर्डिंग आपको पता है कि PH3, SH3, SbH3 इन सभी में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, और हाइब्रिडाइजेशन जब नहीं होता है तो जैसे जैसे मोलिक्यूल का या एलिमेंट का एटॉमिक मास बढ़ता है वैसे वैसे एंगल क्लोज टू 90 डिग्री होते जाता है। तो इसका लगभग में 94 डिग्री, इसका आपका 93 डिग्री, 92 डिग्री, क्लोज टू 90 डिग्री, याद रखने का ज्यादा जरूरत नहीं है एंगल को, ठीक है ना, इसी के आसपास एंगल होता है। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप देखिए PH3 बनने के लिए क्या हो गया भाई, फास्फोरस में का कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यही है, आउटर 3p3 आउटर मोस्ट सेल ही पार्टिसिपेट करता है। तो लोन पेयर तो देखिए एस ऑर्बिटल में, और ये बॉन्ड कौन बना रहा है, p ऑर्बिटल, वो भी बिना हाइब्रिडाइजेशन का,
यानी कि प्योर पी ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहा है तो एक दूसरे से लगभग में 90 डिग्री के एंगल पे होगा। क्लियर है? ये सब चीजें आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़े होंगे, इसलिए ज्यादा डिस्कशन करने का जरूरत मैं नहीं समझता हूँ। तो बॉन्ड एंगल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लिखिए इसे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर हम लोग NH3 और PH3 की बात करें, जिसका बात अभी हम लोग किए थे बॉन्ड एंगल में, ठीक है ना, तो आपको ये भी पता है कि अमोनिया ज्यादा बेसिक है विथ रिस्पेक्ट टू फॉस्फीन। क्यों? अमोनिया अपना लोन पेयर हाइब्रिड sp3 ऑर्बिटल में रखे हुए है, जबकि PH3 अपना लोन पेयर प्योर s ऑर्बिटल में रखे हुए। अभी मैंने बनाया था कि अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ये लोन पेयर sp3 ऑर्बिटल में, जबकि फॉस्फीन की बात करें तो ये लोन पेयर s ऑर्बिटल में है। अब लोन पेयर s ऑर्बिटल में प्योर s में है, तो आपको पता है कि s कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है उतना वो न्यूक्लियस के करीब रहता है, तो इस पे ऐसे ही न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो ये तो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में बहुत दिक्कत करेगा, लेकिन यहाँ पर sp3 में है इसलिए ये अपना लोन पेयर डोनेट करने में उतना दिक्कत नहीं करेगा। तो इस बेस पे अगर पूछा जाए कि NH3 प्लस H+ अगर NH4 प्लस बनता है और PH3 प्लस H+ PH4 बनता है, तो किसका रेट ज्यादा होगा बनने का? तो सोचिए कि ये तो अपना लोन पेयर हाइड्रोजन प्लस के वैकेंट ऑर्बिटल में बड़ा आसानी से डाल देगा क्योंकि ये sp3 में है, लेकिन ये अपना लोन पेयर इसको देता है, ऐसा नहीं देता है, लेकिन बड़ा दिक्कत से देता है, तो PH4 बड़े आसानी से नहीं बनेगा, जबकि NH4 प्लस बहुत आसानी से बनेगा, तो इसका रेट ज्यादा होगा। या तो ये भी बोलता है कि NH4OH बड़ा आसानी से बनता है, जबकि PH4OH उतना आसानी से नहीं बनता है। क्यों? तो इसका भी यही रीजन है। क्या रीजन है? कि लोन पेयर फॉस्फीन के केस में प्योर s ऑर्बिटल में है, जिसके कारण वो बहुत अच्छा लुईस बेस का काम नहीं करता है। तो पता है जो लोन पेयर किसी को देता है वो लुईस बेस होता है। तो इन दोनों में अच्छा लुईस बेस कौन है? NH3 है। लुईस बेस की बात करें तो ये सब था कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विथ हैलोजन की बात करते हैं। अभी तो हम लोगों ने हाइड्रोजन की बात किया। दूसरा लिखिए, रिएक्शन विथ हैलोजन्स। हैलोजन्स के साथ रिएक्शन करें तो देखिए E+ हैलोजन्स के लिए X2 यूज कर रहा हूं मैं, तो ये EX3 भी बनाता है और EX5 भी बनाता है। और जितने भी एलिमेंट हैं सभी, तो यहां पे पॉइंट लिखिएगा, ऑल एलिमेंट्स फॉर्म ट्राईहैलाइड। ट्राईहैलाइड सही बनाता है। लेकिन पेंटाहैलाइड की बात करें, जैसे कि ट्राईहैलाइड में बात करते हैं, नाइट्रोजन के केस में हम लोग लेते हैं तो NF3। अच्छा, नाइट्रोजन के केस में अगर हम लोग ट्राईहैलाइड की बात करें तो NF3, NCl3, NBr3, Ni3। तो इसमें NF3 ही स्टेबल है, बाकी सब एक्सप्लोसिव है। ऐसा नहीं बनता है, लेकिन एक्सप्लोसिव है, बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जबकि क्लोरीन का साइज भी बड़ा हो जाता है और नाइट्रोजन का साइज छोटा हो जाता है। तो एक तो इसका स्टेरिक रिपल्सन होता है, जिसके कारण धीरे धीरे स्टेबिलिटी घटते जाती है और ये एक्सप्लोसिव हो जाता है।
ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब अगर इसी में क्वेश्चन किया जाए कि NF3, NCl3, NBr3 और NI3 में कौन अच्छा लुईस बेस होगा, कौन अच्छा लुईस बेस होगा, अरे IIT वगैरह में पूछा हुआ है, IIT में पूछा हुआ है क्वेश्चन। यहीं पे अगर एराइज होता है कि NF3, NCl3, NBr3 और NI3 में कौन अच्छा लुईस बेस होगा, कौन अपने लोन पेयर को आसानी से डोनेट करेगा, तो देखिए इसमें कोई बैक बॉन्डिंग का मामला तो है नहीं, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इस केस में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर पे जाएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर से सबसे ज्यादा पॉजिटिव की अगर बात करें तो यहां पर फ्लोरीन के कारण इसमें पॉजिटिव कैरेक्टर आ गया पार्शियली, जिसके कारण ये बहुत आसानी से डोनेट नहीं कर पाता है अपना लोन पेयर। तो सबसे खराब लुईस बेस NF3 है, उसके बाद NCl3, उसके बाद NI3। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने के कारण लोन पेयर डिक्रीज होने के कारण लोन पेयर विल इजिली डोनेटेड, यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका डिक्रीज हो रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे होल्ड ऑन लोन पे, होल्ड जो है लोन पेयर पर कम होते जा रहा है। तो सबसे कम होल्ड किस पे है, इस लोन पेयर पे, तो सबसे आसानी से वो डोनेट करेगा। तो सबसे अच्छा लुईस बेस कौन होगा, NI3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ईयर्स याद नहीं है। ठीक है, अच्छा हम लोग बात कर रहे थे, अब बात करते हैं पेंटाहेलाइड का नेक्स्ट पॉइंट। इसी में ऑल एलिमेंट्स फॉर्म पेंटाहेलाइड, पेंटाहेलाइड एक्सेप्ट नाइट्रोजन। अब इसका ज्यादा डिस्कशन करने का बात नहीं है, नाइट्रोजन क्या NF5 बनाएगा क्या, या NCl5 बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। मैक्सिमम कोवैलेंसी नाइट्रोजन की 4 हो सकती है, जबकि यहाँ तो 5 दिख रहा है। तो क्या लिख सकते हैं रीजन में, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, ये हम लोग रीजन में लिख सकते हैं, इसके कारण पेंटाहेलाइड नहीं बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात ये है, अच्छा ये तो लगता है हम लोग थोड़ा देर पहले भी डिस्कस किए थे कि Bi5 ही मात्र बिस्मथ के पेंटाहेलाइड में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि बिस्मथ +5 बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसी कारण सिर्फ यही एग्जिस्ट करता है। बाकी BiCl3, Cl5, BiBr5 और BiI5 एग्जिस्ट ही नहीं करता है, नॉट एग्जिस्ट। तो इस बात का आपको ध्यान देना है, ठीक है ना, शायद कुछ देर पहले भी इसको डिस्कस किए थे हम लोग। तो ये था रिएक्शन विथ हैलोजन। अच्छा, रिएक्शन विथ हैलोजन में मान लीजिए कि हाइड्रोलिसिस की बात करें तो PCl3 हाइड्रोलिसिस भी केमिकल बॉन्डिंग में हुआ था, का हाइड्रोलिसिस हो तो क्या बनेगा, H3PO3 बनेगा प्लस HCl बनेगा, 3HCl लिख लीजिए। जैसे PCl5 का हाइड्रोलिसिस हो तो पहले क्या बनेगा, H3PO4 पूरा डायरेक्ट ही लिखिए, प्लस HCl बनेगा। ठीक है,
पहले 2 OH लगेंगे, उसके बाद एक वाटर मॉलिक्यूल आउट हो जाएंगे, P डबल बॉन्ड O और 3 Cl को 3 OH रिप्लेस कर देगा। ये सब केमिकल बॉन्डिंग में बताया गया है, ठीक है। NCl3 इसका हाइड्रोलिसिस इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। NCl3 का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो NH3 प्लस HOCl बनेगा, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अच्छा, NF3 का हाइड्रोलिसिस होगा या नहीं होगा? हाइड्रोलिसिस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ना तो नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ना तो फ्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है जहां की ये अटैक कर सके, ठीक है। तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो ये सब हाइड्रोलिसिस का भी केमिकल बॉन्डिंग में एक क्लास पढ़ाया गया है। ये हल्का सा आप लोगों को थोड़ा रिवीजन करा दिया गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात की जाए तो रिएक्शन विथ O2, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो E प्लस O2 मेनली बनाएगा E2O3 और E2O5। ऐसा नहीं कि और नहीं बनाता है, बाकी भी बनाता है। तो ये E2O3 और E2O5। जैसे कि बात किया जाए नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन N2O3 बनाएगा, P2O3 बनाएगा। फास्फोरस जनरली ये डायमर के फॉर्म में होता है, ये डायमर के फॉर्म में होता है, तो P4O6 लिखिए इसको। आपका AS2O3, Sb2O3 और Bi2O3 ये बनेगा, जिसमें से ये दोनों एसिडिक हैं, ये दोनों एम्फोटेरिक हैं और ये बेसिक है। ध्यान दीजिए। और सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? ये है। ये दोनों, ये एसिडिक है, ये दोनों एसिडिक ऑक्साइड है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, और ये बेसिक ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है। लेकिन 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 अगर यही अगर +5 वाला स्टेट में बना ले, जैसे बना ले N2O5 P2O5, विच इज एक्चुअली में P4O10, डायमर के फॉर्म में रहता है P4O10, AS2O5 Sb2O5 और बिस्मथ O5 Bi2O5। इस केस में जब ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में सभी है, E2O5 के फॉर्म में, इस केस में ऑल आर एसिडिक, ऑल आर एसिडिक, ऑल आर एसिडिक। और एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा N2O5 का जान रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे, क्या होता है? मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। M.C का मतलब मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने का मतलब है एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक नेचर का घटना, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे वैसे एसिडिक नेचर घटता है। क्लियर है? तो इसे आप लोग लिखिए। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही बनता है, इसके सिवा भी बनता है। N2O बनता है, अभी मैंने कुछ देर पहले भी बात किया था, NO बनता है, N2O3 बनता है, NO2 बनता है, N2। तो सभी ऑक्साइड का हम लोग बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग जनरल बातें कर रहे हैं कि जनरली कौन सा ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे कंपाउंड्स के बारे में, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के बारे में, फिर फास्फोरस के कंपाउंड्स के बारे में और उसके एलोट्रॉप्स के बारे में, और उसके बाद हम लोग नाइट्रोजन फैमिली को कंप्लीट करेंगे।
आई होप 2 या 3 क्लास में हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।